हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10। आई एम योगिता सिंह, योर एसएसटी टीचर। बच्चा आज हम जो है हिस्ट्री में चैप्टर 1 पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 3 करवाया था, इन इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद। तो आज हम जो है यूरोप में राष्ट्रवाद के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ और किन कारणों से हुआ। पहले तो हम बात समझते हैं इस बात की कि राष्ट्रवाद होता क्या है। देखिए, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है। यानी कि जब हम अपनी कंट्री के प्रति समर्पित होते हैं, उनसे प्यार करते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं, तो उस भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। अब राष्ट्रवाद क्या है? अर्नेस्ट रेनर के अनुसार जो उनके समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। यानी कि जो नस्ल धर्म से बना एक क्षेत्र होता है उसे वो राष्ट्र कहलाता है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। राष्ट्र जब बनता है, जब उसमें अगर हम उसका पास देखें, उसमें बहुत ज़्यादा त्याग होता है, प्रयास होता है, निष्ठा होती है, तब जाके राष्ट्र तैयार होता है। 18वीं सेंचुरी में कई देश जैसे कि जर्मनी, इटली तथा स्विट्ज़रलैंड आदि उस रूप में नहीं थे जैसा कि आज हम देखने को मिलते हैं। ये छोटे छोटे राज्यों में अलग विभाजित थे, डिवाइडेड थे, जिनका अपना एक स्वतंत्र शासक होता था। अब हम बात करते हैं 1804 के नेपोलियन संहिता के बारे में। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो संहिता है ये 1804 में ही लागू की गई थी। इसने जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों को समाप्त कर दी, क्योंकि उस समय पर जब लुई 16 था तो उसने विशेष अधिकार दे रखा था कुछ लोगों को। तो वो जो विशेष अधिकार है वो नेपोलियन ने जो है ख़त्म कर दिया था 1804 में। इसने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की, बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित कर दिया। ये सारी चीज़ें करी थी इन्होंने। वियना कांग्रेस क्या है? तो 1815 में ब्रिटेन, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों, जिन्होंने मिलकर जो है नेपोलियन को हराया था, क्योंकि इन चारों पांचों कंट्रियों को ये लगा कि नेपोलियन जो है ऐसे धीरे धीरे कर, जैसे फ्रांस पर कब्जा कर रखा है तो ये हमारे ऊपर भी कब्जा कर लेगा। इसलिए इन चारों राष्ट्रों ने जो मिलकर जो है नेपोलियन को हराया था युद्ध में। के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा हुए थे। तब उसके बाद जो है उन्होंने नेपोलियन को हराने के बाद में एक संधि स्थापित की थी, जिसे वियना की संधि कहा जाता है। समझौता बनाया गया था जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। ठीक है। अब नेपोलियन कौन था? नेपोलियन जो है वो एक महान सम्राट था, जिसने अपने व्यक्तित्व कार्यों के से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। लोग उससे बहुत प्रभावित हुए थे। 15 अगस्त 1769 में ये बना था, और अपने योग्यता के बल पर जो है उसने 24 साल की आयु में सेनापति बन गया। उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और अपार लोकप्रियता हासिल करी। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फ्रांस का फिर जो है वो शासक बन गया था। उदारवाद क्या होता है? उदारवाद होता है, इसे बोलते हैं लिबरलिज्म। ठीक है, लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं? लिबरलिज्म बोलते हैं। लीबर शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्वतंत्रता। ठीक है, एक नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब होता है व्यक्ति के लिए आज़ादी व कानून के समक्ष समानता। वे लोग उदारवादी कहे जाते थे जो आज़ादी चाहते थे और कानून के सामने समानता को चाहते थे। रूढ़िवादी कौन होते हैं? जो पुराने विचारों के होते हैं, है ना। तो रूढ़िवादी वो होते हैं ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थानों, पौराणिक परंपराओं और रिवाजों पर बल देता हो। ठीक है, यानी कि पुरानी संस्कृति पर बल देता हो। कुलीन वर्ग कौन होते थे? ये जमीन के मालिक होते थे। कुलीन वर्ग वो होते थे जिनके पास ज़मीन होती थी, और ये यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था। इनके पास सबसे ज़्यादा पैसा होता था। निरंकुशवाद का मतलब क्या है? एक ऐसी सरकार या शासन जिसके सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना हो, उसे निरंकुशवाद कहा जाता है। क्योंकि उस समय पर जो है निरंकुशवादी चल रहा था। जो शासक होता था देश का, वो एक निरंकुश शासक होता था। वो अपनी मर्जी से देश को चलाता था। उसकी सामने प्रजा भी कुछ भी नहीं बोल पाती थी, ना कोई बात रख पाती थी। तो ऐसे शासन को निरंकुश शासन कहते हैं, जिस पर कोई अंकुश न लगा सके। जनमत संग्रह क्या होता है? एक प्रत्यक्ष मतदान होता है, डायरेक्ट मतदान होता है, वोटिंग होती है, जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकारा या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। यूटोपिया ये कल्पनादर्श है। एक ऐसा समाज की कल्पना की गई है जो एक बहुत आदर्श है और जिसका साकार होना लगभग असंभव सा है। ठीक है, यूटोपिया एक कल्पनादर्श समाज के बारे में सोचता है, लेकिन जो होना बिल्कुल असंभव वाली बात है, ऐसा आदर्श समाज होना। रूमानीवाद क्या होता है? एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह के राष्ट्रवादी भावना का विकास करना चाहता था। नारीवाद स्त्री कौन है? वे पुरुष को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवादी कहलाता है। वे पुरुष जो महिलाओं के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच रखते हैं, उन्हें नारीवाद
नारीवाद कहा जाता है। जुंकर्स प्रशाकीय सामाजिक श्रेणी का नाम जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे, उसे जुंकर्स कहा जाता है। यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत फ्रांस से होती है। यानी यूरोप में राष्ट्रवाद की स्थापना, जब हम बात करें तो यूरोप में जब राष्ट्रवाद पैदा हुआ, हर अलग अलग कंट्री में राष्ट्रवाद हुआ, तो पहली शुरुआत उसकी कहाँ से हुई थी? उसकी पहली शुरुआत हुई थी फ्रांस से। ये हुई थी 1789 में फ्रांसीसी क्रांति से शुरू हुई थी। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। इसने फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर प्रभुत्व फ्रांसीसी नागरिकों को सौंपी। इस क्रांति से पहले फ्रांस एक राज्य था जिसमें संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था। देखिए, अगर आप फ्रांसीसी क्रांति की बात करें तो आप याद करें, नाइन्थ क्लास में आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ाया गया था। उस फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस का जो राजा था वो लुई 16 था, बहुत निरंकुश शासक था। उसने बहुत कुछ ऐसा कर रखा था जो वहाँ की जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करती थी, तो उसके अगेंस्ट जो है, राजा के अगेंस्ट लोग जो है खड़े हो गए थे और उन्होंने क्रांति शुरू की थी। सामूहिक पहचान बनाने के लिए उठाए गए कदम, प्रत्येक राज्य से एक स्टेट जनरल चुना गया और उसका नाम बदलकर क्या रखा गया? नेशनल असेंबली कर दिया गया। जब उन्होंने राजा को गद्दे से हटा दिया। उसके बाद फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। फिर क्या करा उन्होंने? फिर एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसके सबको समान कानून का अनुभव हो, यानी कि सबको कानून के सामने समान कर दिया। आंतरिक निर्यात आयात सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया और भारत मापी की एक समान व्यवस्था लागू कर दी गई। स्कूल और कॉलेज के छात्रों द्वारा समर्थन करने के लिए जो है क्लब का गठन किया गया, जिसका नाम दिया गया जैकोबिन क्लब। ये स्कूल और कॉलेज के छात्रों द्वारा बनाया गया था। फ्रांस की आर्मी ने समर्थन के तौर पर हर विदेशी क्षेत्र में भेजे गए, जिसमें राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ती चली गई। अब उसके बाद फिर जो है नेपोलियन का शासनकाल आता है। जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर उन्हें राजतंत्र को स्थापित किया। अब क्या हुआ? जब लुई 16 था तो वहाँ के लोगों ने जो है फ्रांस को गणतंत्र बनाया। लेकिन जब नेपोलियन है तो उसने क्या करा? उसने गणतंत्र को ख़त्म करके क्या कर दिया? प्रजातंत्र को ख़त्म करके फिर दोबारा से राष्ट्र स्थापित कर, यानी कि जो नेपोलियन है वो वहाँ का राजा बन गया। ठीक है। अब उसने क्या क्या करा? उसने नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता, उसने कौन कौन से सुधार करे? ये 3 सुधार पूछे जाते हैं कि नेपोलियन की नागरिक संहिता में क्या था। तो उसने क्या करा कि कानून के समक्ष एक तो सबको बराबर कर दिया, यानी कि अब कानून की नज़र में सब बराबर है। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बना दिया और भू दासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई। ये 3 चीज़ उसने करी। जागीरदारी क्या है? इसके तहत किसानों, जमींदारों और उद्योगपति द्वारा सामान का कुछ हिस्सा कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। ये जागीरदारी होती थी। नेपोलियन के समय से ही व्यापार, आवागमन एवं संचार बहुत ज़्यादा विकसित हुआ। राष्ट्रवादी विचार को बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। कर को बढ़ाना, जबरन भर्ती जैसे अनेक कानून व्यवस्था स्थापित कर दिए। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान, संस्कृति, परंपरा आदि का समान होना जरूरी है। ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण के लिए यूरोप में अलग अलग समाज था, जैसे कि हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोग जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली आदि अलग अलग भाषा बोलते थे। यूरोपीय समाज की संरचना 9वीं सेंचुरी से पहले कैसी थी? यूरोपीय समाज जो है वो 2 भागों में बटा हुआ था। एक था उच्च वर्ग और एक था निम्न वर्ग। उच्च वर्ग को कुलीन वर्ग कहा जाता है, निम्न वर्ग को जो है कृषक वर्ग कहा जाता था। उच्च वर्ग जो है थे वो कुलीन वर्ग थे। एक तो वो जनसंख्या में कम थे। दूसरा उच्च वर्ग तथा वर्चस्व जमाने वाला और जमींदारी यानी ढेर सारे खेतों में के मालिक थे और सभी अधिकार दिए गए थे। अब निम्न वर्ग के साथ में क्या प्रॉब्लम थी? कि जनसंख्या में वो बहुत ज़्यादा थे, ऊपर से वो निम्न वर्ग थे। तीसरा जमीनहीन यानी उनके पास कोई भी ज़मीन नहीं थी। ठीक है। किराए की ज़मीन लेकर वो काम करते थे, किसी प्रकार के उनको अधिकार नहीं दिए गए थे। तो ये यूरोप के समाजों का हाल था, यानी यूरोपियन समाज असमान रूप से विभाजित था। 9वीं सेंचुरी के बाद एक नया वर्ग जुड़कर आया जिसे बोलते हैं नया मध्यम वर्ग। उसके बाद से एक नया मध्यम वर्ग स्टार्ट हुआ। इसमें सभी पढ़े लिखे लोग थे, जैसे कि उसमें डॉक्टर, उद्योगपति, व्यापारी आदि पाए जाते थे। पढ़े लिखे होने के नाते उन्होंने एक समान कानून बनाने की मांग उठाई। ठीक है। उदारवादी राष्ट्रवाद की मांग उठाई। अब उदारवादी राष्ट्रवाद है क्या? उन्होंने ये मांग रखी है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिले। ठीक है। सबको स्वतंत्रता मिले, कानून के समक्ष सब एक समान हो जाए, सरकार का पक्षधर हो यानी कि सरकार बने और बाजार की स्वतंत्रता मिले। इस उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते राष्ट्रवाद का विचार सब जगह फैलने लगा। इस वजह से 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। ठीक है। इससे एक राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण था उसे ख़त्म कर दिया गया, लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच नियंत्रण यानी सीमा शुल्क को ख़त्म नहीं कर पाया। इसलिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था जोल्ड राइन। अब ये जोल्ड राइन क्या है, इसके बारे में पूछा जाता है।
इसमें क्या था कि जितने भी शुल्क अवरोध थे उसे समाप्त कर दिए गए और मुद्राओं की संख्या को रोक दिया गया। पहले 30 से ज़्यादा थी, अब उसे ख़त्म कर दिया गया। नेपोलियन के समय केवल पुरुषों जिनके पास धन है उन्हें ही वोट दे सकते थे। जोलराइन, जैसे मैंने बताया था अभी आपको, जोलराइन क्या, जोलराइन एक सीमा शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य स्थापित थे। यह संघ 1834 में प्रशा की पहल पर स्थापित हुआ था। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच अवरोध, यानी कि जब एक राज्य दूसरे राज्य से जो है व्यापार करता है तो जो बीच में टैक्स दिए जाते थे उसको ख़त्म कर दिए और मुद्राओं की संख्या पर भी रोक लगा दी जो पहले 20 से भी ज़्यादा थी। ठीक है, यह संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। रूढ़िवाद, यानी कि 1815 के बाद नया रूढ़िवादी क्या आया। 1815 में नेपोलियन को हरा दिया गया, वाटरलू के युद्ध में उसको हराया गया था। इसके लिए ऑस्ट्रिया, प्रशा, रूस, ब्रिटेन ने मिलकर काम किया और वाटरलू की लड़ाई में उसको हरा दिया। इसके बाद यूरोपीय सरकार पारंपरिक संस्थाएं और परिवार को बनाए रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नेपोलियन के समय जितने भी बदलाव हुए थे उन सबको ख़त्म कर दिया और जिसके लिए समझौता किया गया, जिसका नाम रखा गया वियना की संधि, यानी वियना समझौता। संधि के तहत मुख्य 3 निर्णय लिए गए। पहला, फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार न कर सके। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। तीसरा, राजतंत्र को जारी रखा। अब यूरोप में क्रांतिकारी, यूरोपीय सरकार के सारे निर्णय के विरोध में क्रांतिकारी ने जन्म लिया। क्रांतिकारियों ने अंदर ही अंदर कुछ खुफिया समाज का निर्णय किया जिनका मुख्य मकसद क्या था, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, वियना संधि की विरोध करना और स्वतंत्रता के लिए लड़ना। अब जुत्से मैसिनी, ये भी क्वेश्चन पूछा था, जुत्से मैसिनी कौन थे? वो एक क्रांतिकारी थे। ठीक है, इटली का एक महान क्रांतिकारी था। यंग इटली नामक आंदोलन जो उसने चलाया था, जिसने फलस्वरूप इटली के एकीकरण की भावनाओं को बल मिला। ये राजतंत्र के घोर विरोधी थी। ठीक है, ये प्रजातंत्र चाहते थे। सभी रूढ़िवादी जुत्से मैसिनी से डरते थे क्योंकि वह इटली का एकीकरण चाहते थे। भूख, कठिनाई और जन विद्रोह, 1830 को कठिनाइयों का महान साल भी माना जाता है। 1830 में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का साल था वो। कारण क्या था? एक तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, लोग गांव से शहरों की तरफ बढ़ रहे थे, बेरोजगारी में वृद्धि हो रही थी, लोग बेरोजगार थे, गरीबी बहुत ज़्यादा थी। अब बेरोजगारी ही होगी तो गरीबी भी होगी। इस सालों के दौरान फसल जो है बर्बाद हो गई थी, जिससे खाने की जो चीज़ें थी उसकी कीमत भी बढ़ गई थी। छोटे छोटे फैक्ट्रियाँ भी बंद होने लगी थी और खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी की वजह से वहाँ का जो हाल था बहुत ही ज़्यादा बेहाल हो गया था। इन सभी कारणों से लोगों ने सरकार के खिलाफ जो है विद्रोह करा, सड़कों पर उतर आए, जंगे बैरियर लगाए गए, जिससे कृषक विद्रोह के रूप से जाना जाता है, किसान विद्रोह के रूप के नाम से जाना जाता है, जिसे यूरोपियन सरकार को गणतंत्र राज्य घोषित किया गया। यानी कि यूरोपियन सरकार को गणतंत्र राज्य घोषित किया गया। गणतंत्र के बाद कानून में क्या बदलाव आए? 21 साल से अधिक उम्र के लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया। सभी नागरिकों को काम के अधिकार की गारंटी दी गई। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कारखाने उपलब्ध कराए गए। इन सभी से धीरे धीरे गरीबी और बेरोजगारी भी धीरे धीरे कम होने लगी। अब जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे, उसमें जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ? 1848 में यूरोपीय सरकार ने बहुत कोशिश की कि वे जर्मनी का एकीकरण कर दे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि राष्ट्र निर्माण की उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी थी। इसके बाद प्रशा ने यह भार अपने ऊपर ले लिया, कहा कि वह जर्मनी का एकीकरण करके ही रहेंगे। उस समय प्रशा का मुख्यमंत्री ओटोमन बिस्मार्क था। प्रशा ने एक राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। 7 साल के बाद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस में 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। फिर उसके बाद जनवरी 1871 में वर्साई में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इटली का एकीकरण हुआ। इटली के एकीकरण में क्या हुआ? इटली अनेक वंशानुगत राज्य बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। केवल एक सर्डिया पीडमोंट में एक किताबली राजघराने का शासन था। इटली एकीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए हमें 3 लोगों पर विचार करना होगा। कौन? एक तो जुत्से मैसिनी, एक कावूर और जुत्से गैरिबाल्डी। जुत्से मैसिनी क्या थे? ये तो मैंने आपको पहले बताया, यंग इटली नामक आंदोलन चलाया था और ये क्रांतिकारी थे। ठीक है, उन्होंने 31 और 48 में क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता के युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को छोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिया और पीडमोंट के शासक विक्टर एनिमल के द्वितीय पर आ गई थी। अब गैरिबाल्डी इटली का महान जो है क्रांतिकारी था और मैथिनी सहयोगी समकालीन था। उसने लाल कुर्ती नामक सेना की तैयार की, जिसकी सहायता से उसने ऑस्ट्रिया को हराया। उसने इटली की स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलन चलाए। अब कावूर कौन थे? कावूर को इटली का बिस्मार्क माना जाता है। वह इटली के सार्डिनिया राज्य का प्रधानमंत्री था। उसने सर्वप्रथम अपने राज्यों को इटली में मिलाने का कार्य किया। अब ब्रिटेन का एकीकरण होता है।
ब्रिटेन साम्राज्य में अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट या और आयरिश जैसे ढेर सारा साम्राज्य ने नजरिए कहते थे। औद्योगिक क्रांतियों के बाद ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति बहुत बढ़ गई थी। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। कुछ साल बाद इसके अंदर आयरलैंड को भी जोड़ दिया गया और ब्रिटेन एक नया राष्ट्र का निर्माण हुआ। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम ये सब मिलकर बने। अब राष्ट्र के निर्माण के बाद क्या हुआ, राष्ट्रगान लिखा गया, अंग्रेजी को मुख्य भाषा बनाई गई और ब्रिटेन का राष्ट्रध्वज भी बनाया गया। रूपक के रूप में क्या मिला कि जब किसी अमूर्त विचार जैसे कि लालच, स्वतंत्रता, ईर्ष्या, मुक्ति को किसी व्यक्ति किसी चीज़ के जरिए इंगित किया जाता है तो उसे रूपक कहा जाता है। ठीक है, तो रूपक का प्रयोग जो है कैसे किया गया, वो एक राष्ट्रवाद को विकास मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसमें जब आप पढ़ेंगे जर्मेनिया थे और एक और था, वो भी रूपक के रूप में जो है बलूत का वृक्ष, ये सब जो है इस्तेमाल किया जाता था। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद 19वीं सेंचुरी के तक राष्ट्रवाद की भावना थी, अब वह साम्राज्यवाद में बदलने लगी। साम्राज्यवाद जब कोई देश अपने देश की शक्ति को बढ़ाता है और आर्मी और अन्य साधन का प्रयोग करके उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। 1871 के बाद यूरोप और गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय विभिन्नता बहुत पाई जाती थी। इसमें आधुनिक रोमानिया अब की जो है रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जगोविना, सर्बिया ये सब शामिल थे इसमें। ठीक है, बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचार फैलने और ओटोमन साम्राज्य के ब्रिटेन में स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। उस समय जितने भी बड़ी शक्तियाँ थीं जैसे कि जर्मनी, ब्रिटेन, रूस अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहते थे, बाल्कन क्षेत्र में अपने अपने में शामिल करना चाहते थे। इसके लिए अनेक युद्ध हुए जिसका नतीजा ये हुआ कि कुछ भी नहीं निकला और प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जिसके बाद राष्ट्रवाद की भावना पूरे विश्व में जो है फैल गई। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को जो है पहले अपनी बुक में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद मेरी वीडियो को देखेंगे और ध्यान से इस चैप्टर को समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।